Hello everyone, welcome to today's class. Today is the third session of the chapter Accounting Equation. Today we are going to learn new entries and the effect of those transactions on the accounting equation. To begin with, withdrawn cash for private use rupees 4500. So in this transaction, cash is being taken out from the business for by the proprietor for private use. अब जब private use लिखा हुआ है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि ये proprietor की drawings है. ड्रॉइंग्स कैपिटल को रिड्यूस कर देती है, तो कैपिटल में से ड्रॉइंग्स लेस 4500 वील डू, और दूसरा एसेट में कैश 4500 रिड्यूस हो जाएगा. सो देयर इज गोइंग टू बी अ रिडक्शन ऑफ 4500 रुपीज बोथ from the asset side, from the capital side, and the accounting equation will be matched. The next transaction is withdrawn goods costing rupees 3000 to be sold for rupees 4500 for private use. अब बेटा अगर ऐसी ट्रांजैक्शन दे रखी है, देखो गुड्स अगर प्रोप्राइटर जब भी विड्रॉ करेगा अपने प्राइवेट यूज के लिए, वो कभी भी उन गुड्स को सेलिंग प्राइस पे तो लिखेगा नहीं. those goods will be recorded only at the कॉस्ट प्राइस. तो अगर सेलिंग प्राइस आपको ट्रांजैक्शन में दी हुई है, तो वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है कि गुड्स जो कि बिक सकते थे 4500 के, लेकिन उनकी कॉस्ट प्राइस 3000 की ही थी. ऑब्वियसली अगर आप भी अपने बिजनेस के ओनर हैं और आप अपने बिजनेस से कुछ चीज विड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू चार्ज दैट द सेलिंग प्राइस टू योरसेल्फ, है ना. आप क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा कि जितने का वो गुड खरीदा हुआ था, वो आप उतने वो जो कॉस्ट प्राइस है वो सब ट्रैक कर दोगे. सो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी कि आपके एसेट में से गुड्स या जो स्टॉक आपने रखा हुआ है उसमें से 3000 लेस हो जाएगा, और क्योंकि ये गुड्स प्राइवेट यूज के लिए विड्रॉ किए थे, सो दे विल बी टर्म्ड एज ड्रॉइंग्स. तो ड्रॉइंग से आपकी कैपिटल 3000 रिड्यूस हो जाएगी. So the effect of this transaction will be that on asset side and on capital side, 3000 will be reduced and the accounting equation will be matched. The next transaction, bought motorcycle for personal use. अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ है, मोटरसाइकिल खरीदी है और पर्सनल यूज के लिए खरीदी है, और जो अमाउंट था वो हमने बिजनेस से लिया है, तभी तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर आई. तो जो अमाउंट विड्रॉ हुआ वो बिजनेस से लिया गया था, उससे मोटरसाइकिल खरीदी गई, और किस पर्पस के लिए खरीदी गई है, पर्सनल यूज. बेटे जहां पे भी विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, सिर्फ विड्रॉन लिखा होगा तो वो ड्राइंग्स नहीं होती हैं, उसके साथ में लिखा होना चाहिए फॉर पर्सनल यूज, फॉर प्राइवेट यूज, क्योंकि ड्राइंग्स आप कई बार बैंक से कर लेते हो फॉर ऑफिस यूज, है ना. अगर आप विड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तब वो पैसा बिजनेस के अंदर ही रहता है. लेकिन अगर लिखा है विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फॉर प्राइवेट यूज, या कैश विड्रॉन, फाइन, तो भी वो हम यही मानेंगे कि ये आपकी पर्सनल ड्राइंग्स हुई हैं. तो ड्राइंग से आपकी कैपिटल अगेन रिड्यूस होती है. सो 10,000 की जो मोटरसाइकिल खरीदी, बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ किया, तो कैपिटल विल रिड्यूस बाय 10,000 एंड एसेट में कैश विल रिड्यूस बाय 10,000. सो द अकाउंटिंग इक्वेशन विल मैच 10,000 from the asset side and 10,000 from the capital side is reduced. I hope that these transactions are clear to all of you. Now the next transaction is sold goods for cash costing 10,000 and on credit costing 15,000, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. पहले ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं बेटा, इसकी वर्किंग समझ लेते हैं, फिर देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका क्या इफेक्ट पड़ा. हमने क्या किया है, गुड सेल किए हैं,
कैश बेसिस पर 10,000 के कॉस्ट के गुड्स सेल किए हैं और क्रेडिट बेसिस पर 15,000 कॉस्ट के गुड्स सेल किए हैं, और दोनों के ऊपर ये तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है, और दोनों ही हमने प्रॉफिट एट अ 20%, ठीक है, कॉस्ट पे 20% प्रॉफिट ऐड करके सेल किए। तो डेफिनेटली हमें तो पता है दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट, पहले वर्किंग करके देख लेते हैं कि 10,000 के गुड्स जो कि कैश में सेल किए और 15,000 के गुड्स जो कि क्रेडिट पे सेल किए हैं, ये तो कॉस्ट प्राइस दे रखी है, तो इनकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। सो लेट्स डू दी वर्किंग। सी द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, cost price of goods sold on cash basis, fine, sold on cash basis, it's given to us as rupees 10,000, fine. So 10,000 is the cost price of the goods which were sold on cash basis. Now we know that the profit margin, it's given to us in the question as 20%. So basically it's 20% on cost. So if I need to find out that what is the selling price of goods that are sold on cash basis, fine. So what will I do? I am going to add the profit in the cost price. So selling price, we know that it is cost price plus your profit, fine. So let's calculate the profit. So if I calculate the profit, 20% means 20 upon 100. So 20 upon 100 of 10,000, 20 upon 100 of 10,000 would be, yes, if you calculate 20 upon 100 of 10,000, it will be 2,000, fine. So profit is rupees 2,000. Now when 2,000 profit is added to the cost price, fine, if 2,000 profit is added to the cost price, see the cost price of the goods were 10,000, fine, it is rupees 10,000. 10,000 में बेटा हमने ऐड किया प्रॉफिट 2,000, तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गई, goods on sold on cash basis, and this is rupees 12,000, fine, this is rupees 12,000. अब बेटा अगर मैंने गुड्स सेल किए हैं तो 10,000 के 12,000 पे कैश बेसिस पे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे मेरा कैश एसेट साइड पर इंक्रीज हो जाएगा, फाइन, कैश मेरा एसेट साइड पे 12,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और मेरे यहाँ पर स्टॉक 10,000 से, क्योंकि इनका कॉस्ट प्राइस क्या है 10,000 है, तो मेरा जो स्टॉक है या जो गुड्स अकाउंट होगा, है ना, स्टॉक या गुड्स जो मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में ओपन किया होगा, ये मेरा 10,000 से डिक्रीज हो जाएगा, फाइन, दिस विल डिक्रीज बाय 10,000. ये तो मेरा पार्शियल हुआ कि जो गुड्स मैंने कैश बेसिस पे सेल किए. अब आ जाते हैं, मैंने गुड्स क्रेडिट बेसिस पे भी सेल किए हैं, फाइन, और जो गुड्स मैंने क्रेडिट बेसिस पे सेल किए हैं उनकी कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है, कॉस्ट प्राइस of goods sold on credit basis,
ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये है 15,000 के गुड्स जो कि मैंने क्रेडिट बेसिस पे सेल किए हैं, ये इनकी कॉस्ट प्राइस है। तो डेफिनेटली इससे भी मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि स्टॉक, या अगर मैंने गुड्स अकाउंट ओपन अप किया हुआ है एसेट साइड में, तो ये मेरा डिक्रीज हो जाएगा 15,000 से। फाइन, ये मेरा डिक्रीज हो जाएगा 15,000 से। अब नेक्स्ट सेम इफेक्ट, सेम हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन, इसके ऊपर भी 20% है, मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है इसके ऊपर भी 20% है, क्रेडिट सेल पर भी। सो प्रॉफिट मार्जिन ऑन क्रेडिट सेल is also equal to 20%. Now if I calculate 20% of 15,000, so 20 upon 100% means upon 100 into 15,000, which is equal to rupees 3,000. फाइन, अगर मैं कैलकुलेट करूं 20% ऑफ 15,000 विच इज इक्वल टू 3,000, सो 3,000 मेरा प्रॉफिट हो गया। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। फाइन, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? अगेन आई विल अप्लाई द सेम फॉर्मूला, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, एंड इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, मेरी कॉस्ट प्राइस थी 15,000 की। फाइन, कॉस्ट प्राइस वाज 15,000, 15,000 पे मैंने ऐड कर दिया प्रॉफिट 3,000 का। फाइन, 3,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो मेरी जो सेलिंग प्राइस आ गई गुड्स की जो मैंने क्रेडिट बेसिस पे सेल किए, दैट इज रुपीज 18,000। फाइन, अब बेटा 18,000 के गुड्स जब मैं क्रेडिट बेसिस पे सेल करूंगी तो मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑब्वियसली मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर्स, क्योंकि अभी मैंने पैसे तो लिए नहीं, डेटर्स आ जाएंगे, डेटर्स विल इंक्रीज बाय द अमाउंट 18,000। ठीक है, तो नेट इफेक्ट अभी देखिए, अभी तक क्या हुआ है, 10,000 प्लस 15,000 से, फाइन, दैट इज 25,000 से गुड्स डिक्रीज हो जाएंगे, 12,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा, और 18,000 से डेटर्स, ये भी मेरे एसेट हैं, ये भी इंक्रीज हो जाएंगे। सब कुछ अभी जितने भी चेंजेस हुए हैं एसेट में हुए हैं। स्टॉक या गुड्स मेरे एसेट 10 प्लस 15 25,000 से डिक्रीज हो जाएंगे, कैश मेरा एसेट है 12,000 से इंक्रीज हो जाएगा, डेटर्स भी मेरे एसेट हैं 18,000 से इंक्रीज हो जाएंगे। अब प्रॉफिट, अब आप रिकॉल करो, प्रॉफिट था 3,000, see this is my profit, 3,000 and 2,000, fine, 2,000 का प्रॉफिट, 3,000 and 2,000, this profit, total profit of rupees 2,000 जो कि कैश बेसिस पे हुआ, प्लस 3,000 जो कि क्रेडिट बेसिस पर हुआ, इज इक्वल टू रुपीज 5,000। अब इसका हम क्या करेंगे? डेफिनेटली हमने ये पढ़ा हुआ है दैट प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैपिटल को 5,000 से इंक्रीज कर देंगे। सो दिस इज द टोटल इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। So you can see the effect on this transaction. Asset में stock 25,000 से reduce हो गया, क्योंकि stock हमने sell किया था 10,000 cost का on cash basis, 15,000 cost का on credit basis, so total 25,000 से मेरा stock asset side में reduce हो गया। Then cash increase हो गया था business में 12,000 से, debtors इंक्रीज हो गए थे बिजनेस में 18,000 से, एंड योर कैपिटल में देयर वाज अ इंक्रीज ऑफ 5,000 बिकॉज वी हैड अ
profit of total 5,000 by selling the goods both on cash and credit basis. अब आप इसका नेट इफेक्ट देख लो इस ट्रांजेक्शन का. देखिए आप RHS में कैपिटल इंक्रीज हो रही है 5,000 से. लेफ्ट हैंड साइड में एसेट्स देखिए प्लस -25,000 प्लस 12,000 एंड प्लस 18,000. आप इसका इफेक्ट देखोगे 30,000 minus 25,000 which is equal to plus 5,000. So LHS and RHS both the sides are going to increase by 5,000. Next transaction, paid 1,000 for rent. Again very easy transaction. हमने 1,000 रेंट में पे किए तो मेरा कैश 1,000 से रिड्यूस हो जाएगा और एक्सपेंसेस से आपके कैपिटल रिड्यूस होता है. दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. एक्सपेंसेस कैपिटल में लेस होते हैं और इनकम कैपिटल में ऐड होती है. सो एसेट्स एंड capital both are going to get reduced by rupees 5,000 by this transaction. So our both LHS and RHS is matched. Received interest of rupees 2,000. Again, receive interest is my income. Fine. So मैंने जो इंटरेस्ट रिसीव किया है वो कैश में रिसीव किया होगा तो एसेट में कैश 2,000 से इंक्रीज हो गया और कैपिटल में इनकम 2,000 से इंक्रीज हो गई. सो इफ यू सी दैट द नेट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन विल बी there is increase of 2,000 on both LHS and RHS of this equation and this equation is matched. The next transaction is received security deposit from tenant rupees 3,000. अब बेटा हमने ना अपना प्रीमाइसेस था वो रेंट पे दिया है और जब भी हम कभी भी कोई भी प्रीमाइसेस या कोई भी चीज हम रेंट पे देते हैं तो उसके बदले में सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाते हैं कि अगर जो चीज हमने रेंट पे दी है अगर कोई खराब हो जाती है वो चीज है ना तो हम उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से कॉम्पनसेशन ले लेते हैं. तो जब वो टेनेंट छोड़ के जाएगा मेरी बिल्डिंग या प्रीमाइसेस तो मुझे वो सिक्योरिटी अमाउंट वापस करनी होती है. तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो हम टेनेंट से लेते हैं ये बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होता है. क्यों? क्योंकि जब टेनेंट छोड़ के जाएगा मेरा प्रीमाइसेस मेरी बिल्डिंग तो मुझे ये अमाउंट वापस करनी होगी. अनलेस एंड अनटिल हाँ अगर कोई डैमेज हुआ है तो वो अमाउंट हम काट लेंगे. अदरवाइज जब मैंने अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव ही किया है टेनेंट से तो बिजनेस के लिए क्योंकि ये पैसा वापस करना है जब टेनेंट वापस जाएगा छोड़ के मेरे प्रीमाइसेस तो वी विल ट्रीट दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट एज माय लायबिलिटी. तो इसका इफेक्ट क्या होगा बेटा? एसेट में कैश 3,000 इंक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी में सिक्योरिटी डिपॉजिट 3,000 इंक्रीज हो जाएगा. क्यों लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि मुझे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करनी है फ्यूचर में और ये क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ कैश आई है सो कैश में एसेट में कैश 3,000 से इंक्रीज हो जाएगा. सो यू कैन सी दैट बोथ माय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन गेट्स मैच्ड. Next transaction, goods destroyed by fire 4,500. अब goods fire से destroy हो गए. अब goods खराब हुए हैं तो asset में stock 4,500 से कम हो जाएगा and it's a big loss for the business. और losses are we know that are subtracted from the capital. So capital से भी 4,500 subtract हो जाएगा. So asset में स्टॉक रिड्यूस बाय 4,500 और कैपिटल में से 4,500 gets reduced as it's a loss. So both LHS and RHS, left hand side and right hand side of the accounting equation is matched. Next is outstanding rent rupees 2,500. Now please understand this transaction very patiently. अच्छे से समझ के हम आगे बढ़ेंगे. सी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मुझे पता है. आउटस्टैंडिंग रेंट इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. ये एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो इनकर तो हो गया. इट इज एन एक्सपेंस दैट इज इनकर्ड बट नॉट पेड इन कैश इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. मैंने उसको कैश में पे नहीं किया, कैश नहीं था, कैश इन हैंड नहीं था, तो दैट अमाउंट इज टू बी पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. लेकिन हम अक्रूअल बेसिस ऑफ सिस्टम फॉलो करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट. तो
अगर एक्सपेंस इनकर हो गया तो हम इसको इसी साल का एक्सपेंस मानते हैं. एक्सपेंस आई नो is going to be subtracted from the capital. तो कैपिटल में से 2500 एज एन एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब क्योंकि नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट टर्म ये कैश में पे नहीं हुआ, कब पे होगा? ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे होगा. तो दिस विल बिकम माय लाइबिलिटी. So outstanding rent will be added in the liabilities of the business. तो जो change आया वो राइट हैंड साइड पे ही आएगा. लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड हो जाएगा और कैपिटल में से एज एन एक्सपेंस 2500 माइनस हो जाएगा. रीजन बीइंग कि एक्सपेंस इनकर हो गया है, हमने जो बिल्डिंग है उसकी सर्विसेज ले ली है, तो हम ये मानेंगे कि रेंट हैज बीन इनकर्ड. I hope that the treatment of outstanding rent in accounting equation is clear to all of you. Now the next transaction, prepaid rent, rupees 1500. Now it's an expense that is paid in advance in the current financial year, and the benefit of this expense will be received in the next financial year. अब बेटा मैंने एक्सपेंस ये पे तो कर दिया है कैश में, लेकिन हम इसको एज एन एक्सपेंस इनकर्ड मानेंगे नहीं क्योंकि ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है. अब क्योंकि इसका बेनिफिट, इस एक्सपेंस का बेनिफिट मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, तो हम इसको अपना करंट एसेट मान लेते हैं. तो इसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा कि जो प्रीपेड रेंट मैंने पे किया कैश में, उससे एसेट्स में कैश 1500 से रिड्यूस हो जाएगा. और क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा, और हमने एसेट की डेफिनेशन में बोला भी था दैट एसेट्स आर द प्रॉपर्टी और लीगल राइट दैट आर गोइंग टू गिव बेनिफिट इन फ्यूचर. और क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही मिल जाएगा, तो ये मेरा करंट एसेट होता है. तो एसेट्स के अंदर मेरा एक और एसेट कॉलम के अंदर एक मेरा सब एसेट खुल जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस 1500 विल बी एडेड. तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगा. एसेट साइड पे एक एसेट कैश डिक्रीज हो जाएगा 1500 से, और दूसरा एसेट प्रीपेड एक्सपेंस मेरा इंक्रीज हो जाएगा 1500 से. Next transaction is advance income received. Now advance income received is the income received in advance in the current financial year, and goods and services in respect of this income are to be delivered in future. देखिए मैंने इनकम तो रिसीव कर ली, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज तो, क्योंकि ये एडवांस इनकम थी, तो गुड्स एंड सर्विसेज तो मैंने डिलीवर नहीं किए, तो ये इस साल की इनकम ट्रीट नहीं होगी. क्योंकि इनकम तो हम तब रिकॉग्नाइज करते हैं ना बेटा जब हम गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर कर देते हैं. अब ये डिलीवर तो हुई नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी नहीं हुई, लेकिन मैंने कैश रिसीव कर लिया है. तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि एसेट में कैश 2500 से इंक्रीज हो जाएगा, और इस इनकम के बदले में बिजनेस की लाइबिलिटी अराइज हो गई. अब किस चीज की लाइबिलिटी अराइज हो गई कि बिजनेस ने गुड्स एंड सर्विसेज फ्यूचर में डिलीवर करने हैं. सो इसका इफेक्ट क्या होगा कि लाइबिलिटीज में वी आर गोइंग टू ओपन एन अकाउंट टर्म्ड एज एडवांस इनकम. तो आपकी लाइबिलिटी 2500 से इंक्रीज हो जाएगी. सो आपका इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, एसेट में कैश 2500 से इंक्रीज हो जाएगा, और लाइबिलिटीज आपकी एक और ओपन हो जाएगी, एडवांस इनकम 2500. सो बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 2500. The next transaction is accrued income rupees 500. Now accrued income means income earned. That means goods and services are being delivered and income is being earned in the current financial year, but cash is not received. That is, income is earned but not received in cash. अब बेटा अगर मेरी इनकम रिसीव हो, मैंने मान लिया कि इनकम मेरी अर्न हो गई है, तो डेफिनेटली कैपिटल में इनकम 500 से इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कैश में रिसीव नहीं हुई है. रिसीव नहीं हुई है, कब रिसीव होगी? इन फ्यूचर. तो इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा. सो in the asset column I'm going to open a sub column accrued income. Accrued income will be my
करंट एसेट, तो एसेट में एक और एसेट खुल जाएगा, सब एसेट करंट accrued income and that will increase by 500. So the effect of this entry will be कि आपके एसेट में accrued income 500 से इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल में 500 की इनकम ऐड हो जाएगी. So both your LHS and RHS will increase by rupees 500. I hope that these transactions are clear to all of you. Now the next transaction, again very important transaction, इसे sold goods to Gupta. हमने गुप्ता को सेल किए गुड्स फॉर ₹10,000 and received a bill receivable for the same. See, if it's written sold goods to Mr. Gupta for ₹10,000, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल है. जब क्रेडिट सेल होती है तो मिस्टर गुप्ता विल बिकम माई डेटर. अब उन डेटर ने क्या किया, बिल रिसीव कर लिया और मुझे दे दिया. तो बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेटर की बजाय, गुप्ता डेटर की बजाय जो एसेट आएगा वो आएगा बिल रिसीवेबल. एंड वी नो दैट बिल रिसीवेबल इज एन एसेट, क्योंकि मुझे इस बिल के अगेंस्ट मनी फ्यूचर में रिसीव होगा. तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इफेक्ट होगा, सोल्ड गुड्स, यानी कि एसेट में से, स्टॉक में से 10,000 लेस हो गया और इस सेल के बदले में मिस्टर गुप्ता ने मुझे बिल रिसीवेबल एक्नॉलेज करके दे दिया. तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एक और एसेट आ जाएगा, बिल रिसीवेबल ₹10,000. तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमें नजर आएगा. एक एसेट स्टॉक 10,000 से लेस हो जाएगा और दूसरा एसेट बिल रिसीवेबल 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा. Now the next transaction, this related transaction, it says bill receivable of Gupta was met on maturity. Maturity का मतलब जितनी भी देर का बिल ड्रॉ हुआ था, let's say 2 month का, 3 months का, तो 3 months के बाद मिस्टर गुप्ता ने बिल की पेमेंट दे दी. अब अगर मेट ऑन मेच्योरिटी का मतलब होता है बेटा पेमेंट मिल गई मुझे, जो बिल था बिल रिसीवेबल उसकी पेमेंट मिस्टर गुप्ता ने देनी थी, उन्होंने दे दी. अगर उन्होंने दे दी तो ऑब्वियसली कैश में एसेट 10,000 से इंक्रीज हो जाएगा और बिल रिसीवेबल जो कि मेरा एसेट था वो 10,000 से रिड्यूस हो जाएगा. देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन में यही हुआ था, आपने जो बिल ड्रॉ किया था, बिल रिसीवेबल जो मिस्टर गुप्ता से हमने, मिस्टर गुप्ता ने एक्सेप्ट करके हमें दिया था, वो 10,000 का था. तो अगर दिस बिल इज मेट ऑन मेच्योरिटी, मतलब मुझे पेमेंट आ गई इस 10,000 की, सो कैश में 10,000 इंक्रीज हो जाएगा एसेट में और बिल रिसीवेबल जो मेरा एसेट लास्ट ट्रांजेक्शन में ओपन अप हुआ था वो नील हो जाएगा, माइनस 10,000 हो जाएगा. सो द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन विल बी ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, 10,000 increase and 10,000 decrease on the asset side. Next is charge depreciation on furniture for ₹4,500. अब हमने डेप्रीसिएशन का मीनिंग पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में. डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट. और वो वैल्यू क्यों रिड्यूस होती है, क्योंकि हम उस एसेट को यूज करते रहते हैं विद टाइम. वो एसेट यूज होता है तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम भी उसकी वैल्यू कम होती रहती है, या वो एसेट डिप्लीट हो गया या वो एसेट ऑब्सोलीट हो गया तो वो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है और उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं. तो अगर फर्नीचर की वैल्यू 4,500 से रिड्यूस हो गई तो इसका इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा कि एसेट में फर्नीचर 4,500 से लेस हो जाएगा एंड डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस. डेप्रीसिएशन हम हर साल चार्ज करते हैं, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और हर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह कैपिटल में से डेप्रीसिएशन भी रिड्यूस हो जाएगा 4,500. सो इस इक्वेशन का, इस ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट आ जाएगा that both asset and my capital is going to reduce by 4,500. So students, I expect that whatever transactions we have discussed today, the effect of these transactions on the accounting equation is being clear to all of you.
That's all for today from my side. Thank you very much.